स्वागत है आपका न्यूज 360 में। मैं हूं दीपक डोभाल। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया है। 1 अप्रैल को 30 सीटों पर यहां वोट डाले जाने हैं, लेकिन जिस सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा है, सबकी नजर है, वो है नंदीग्राम। इस हाई प्रोफाइल सीट पर मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी के बीच है। एक और ममता बनर्जी ने प्रचार की कमान खुद संभाली हुई है, तो वहीं शुवेंदु अधिकारी के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह ने आज मेगा रोड शो किया। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीत रही है। वहीं नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने खुलेआम धमकी वाले अंदाज में कहा कि चुनाव के बाद सेंट्रल फोर्सेस चली जाएंगी, हमारी सरकार बनी तो बीजेपी को देख लिया जाएगा। जो अभूतपूर्व उत्साह रोड शो में नंदीग्राम की जनता ने दिखाया है, इससे सुनिश्चित है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ नंदीग्राम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। नंदीग्राम की जनता से जो अलब जलब बात मंदिर, एक खीरा काटने वाली माई की दुकान पर और कुछ कार्यकर्ताओं से हुई, सबका एक मूड है कि परिवर्तन तो पूरे बंगाल में करना है, मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है, नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। और ये जो माहौल है पूरे बंगाल का, नंदीग्राम जी उससे अछूता नहीं है। तो जीत के दावे हैं बीजेपी की ओर से। इधर नंदीग्राम में रोड शो के दौरान अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है और बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। ये दावे आपने किए। इसके साथ ही यहां पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चल रहा है। मिशन असम की अब बात करते हैं। असम के लिए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धर्मापुर में रैली की। जेपी नड्डा ने रैली में कहा कि राहुल गांधी की नजर में असम की पहचान बदरुद्दीन है। अगर कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की सरकार बनी तो फिर से घुसपैठ शुरू कर देंगे। राहुल गांधी बोलते हैं असम की पहचान बदरुद्दीन है। बोलो, असम की पहचान बदरुद्दीन है क्या? बोलो, असम की पहचान बदरुद्दीन है क्या? असम की पहचान है तो गोपीनाथ बोरदोलोई है। असम की पहचान है तो भूपेन हजारिका है। असम की पहचान है तो श्रीमंत शंकर देव है। और इसी के साथ केरल में भी चुनावी सरगर्मियां जोर पकड़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के पलक्कड़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और लेफ्ट पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट में मैच फिक्स्ड है और चुनाव में दिखाने के लिए ये एक दूसरे पर हमला करते हैं, झूठे हमला करते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि केरल ने राजनीति की बदलाव की तैयारी कर ली है, क्योंकि वोट करने वाले युवा एलडीएफ यूडीएफ की राजनीति से पक चुके हैं। पीएम की रैली में मेट्रोमैन ई श्रीधरन भी मौजूद रहे। कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है और इसका सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में दिख रहा है, जहां अब फिर से लॉकडाउन की बातें शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने समीक्षा बैठक के बाद कहा कि राज्य में कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगाने की बातें हो रही हैं, अटकलें भी तेज हैं और ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग नियम नहीं मानेंगे तो लॉकडाउन जरूर लगेगा। इस बीच बीएमसी ने कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते हुए देखा तो युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड्स कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। सुबोध मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, महाराष्ट्र उन राज्यों में से है जहां देश के सबसे ज्यादा केसेस का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। आज केंद्र सरकार ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस पर बिल्कुल चिंता जाहिर की है कि कुछ राज्यों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और यह चिंता का सबब है। सवाल लेकिन यह है कि क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा? आप तक क्या इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल दीपक, आपको जो आपने ये सवाल किया है, इस सवाल को लेकर के ही महाराष्ट्र सरकार में मंथन चल रहा है। अगर बात कही जाए कि क्या ये लॉकडाउन लगेगा, तो इसको लेकर के ही पूरा रोड मैप जो है तैयार करने की बात जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने आला अधिकारियों से की है।
बात यह है कि अगर सूत्रों की माने तो ये निश्चित तौर पे इस रोड मैप में सबसे पहले जरूरी ऐसी चीजें हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा भीड़ होती है, ज्यादा पब्लिक आती है, ऐसी चीजों से, ऐसी जगहों पर पाबंदियां लगाना, ऐसी जगहों पे प्रतिबंध लगाना। यही वजह है कि आज जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि जो महाराष्ट्र के जो आपके रेस्टोरेंट है, सिनेमा घर है या फिर मॉल्स है, इन सारी जगहों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यहाँ पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा अगर बात करें मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन की, तो लोकल ट्रेन में भी जो आम आदमी को जो छूट दी गई थी, उसको भी कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन निश्चित तौर पे उनमें भी जो सार्वजनिक जो लोगों को जो छूट दी गई थी, उस पे हो सकता है कि उस पे प्रतिबंध लगाया जा सके। सिर्फ जो जरूरी आवश्यक वस्तुओं से रिलेटेड जो कामकाज है, उससे रिलेटेड लोगों को ही आने जाने को मिले। इसके अलावा भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहां पर भी कई सारे प्रतिबंध देखने को मिल सकते हैं। धीरे धीरे जो ये रोड मैप जो बनाने की बात की जा रही है और जो एक मंथन चल रहा है, वो इसी चीज को ले रहा है, क्योंकि हर दिन जो कोरोना के जो मरीज है, संक्रमित मरीज, उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और उसको लेकर के कई सारे जो बीएमसी ने जो हेल्थ केयर से रिलेटेड लोग हैं, उनको भी सचेत किया है, अस्पतालों को, प्राइवेट सुबोध, लेकिन जब भी मुंबई में या महाराष्ट्र में लॉकडाउन की बारी आती है, एक बार एक चर्चा का विषय बन जाती है मुंबई की लोकल। क्या लोकल पर कोई अंकुश लगाने के लिए, उसको रीशेड्यूल करने के लिए कोई मंथन, कोई बातचीत सरकार के स्तर पर? देखिए दीपक, ये मैंने आपको बताया भी, और ये इस पे मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है, खासतौर से रेलवे वालों से बात हुई। तो रेलवे तो तैयार है कि राज्य सरकार उनको जो भी आदेश देगी उस हिसाब से काम करेगा, लेकिन राज्य सरकार जो है वो बहुत फूक फूक करके अपने कदम बढ़ा रही है। निश्चित तौर पे जब 1 फरवरी को जब आम लोगों के लिए जब ये किया गया था, लोकल जब शुरू की गई थी तकरीबन 14 घंटे के लिए, तो उस वक्त यही सोचा गया था कि ये कोरोना का जो संक्रमण है वो धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये शुरू की गई लोकल ट्रेनें, संक्रमण बहुत तेजी से फैला है। तो निश्चित तौर पे इस चीज पर मंथन चल रहा है कि आखिर किस तरह से रेलवे पे आम जो लोगों की जो आवाजाही है और जिसकी वजह से लापरवाही बढ़ी है, उस पे किस तरह से रोक लगाई जा सके। तो आने वाले दिनों में दीपक, जिस तरह से बातें आ रही है, तो वो यही आ रही है कि जो आम लोगों के लिए जो कुछ घंटों की छूट दी गई थी उनकी यात्रा करने की, वो हो सकता है उस पर सख्ती की जाए। तो यानी कि अगर केसेस ऐसे ही चलते रहे तो लोकल पर भी विचार किया जा सकता है। ये मामला पाइपलाइन में है, सरकार के पास फिलहाल है। एक फटाफट से एक जानकारी आपसे चाहूंगा, बेड्स की क्या हालत है मुंबई में? देखिए दीपक, मैं आपको बता दूं कि बीएमसी ने जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है और ऑक्सीजन को लेकर के, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी को लेकर के कई सारे मरीज जो हैं वो आए हैं, तो बीएमसी ने सीधे तौर पे जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनको कहा है कि 80% जो बेड है वो जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं उनके लिए खाली रखने को। और इसके अलावा उन्होंने एक बात और क्लियर की है कि हर जगह पर नोडल ऑफिसर रखे हैं, और कहीं पर भी कोई भी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल अगर किसी भी भर्ती करता है कोरोना मरीज को, तो उसे ये बात बतानी पड़ेगी अपने बीएमसी के जो ऑफिसर है, वार्ड ऑफिसर को, उसके बाद ही उसको वो भर्ती कर सकता है। अगर ऐसा किसी भी हॉस्पिटल नहीं किया तो उस पर कार्रवाई होगी। यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर किसी को बेड चाहिए तो उसको पहले वॉर रूम से संपर्क करना पड़ेगा, बीएमसी से संपर्क करना पड़ेगा, और बीएमसी ये तय करेगी कि किसको बेड मिलेगा किसको नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल अपने आप ये तय नहीं करेंगे। ये सीधा सीधा एक नया प्रोटोकॉल बनाया गया बेड की अवेलेबिलिटी को लेकर मुंबई में। बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें आप हालात पर महाराष्ट्र के, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल इस बीच आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज की बात हो रही है कि महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए क्या कुछ नया प्रयोग किया जा सकता है। जैसे पिछली बार दिखे थे, तो ऐसा ही एक प्रयोग आया है नासिक से। नासिक में भीड़ भाड़ रोकने के लिए एक अनोखा प्रयोग किया जा रहा है। शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजारों में लोगों को जाने से हतोत्साहित करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए 5 रुपए की एंट्री फीस लगा दी गई है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यह है कि अगर किसी को 1 घंटे के लिए बाजार जाना है, शॉपिंग करना है, तो उसे घर से बाहर निकलते हुए 5 रुपए का एक टिकट लेना होगा, और अगर वो 1 घंटे से ज्यादा समय तक बाजार में रुकता है, ज्यादा लग गया 1 घंटे से, तो 500 रुपए तक जुर्माना होगा।
यह पहल किसी और ने नहीं बल्कि खुद महानगर पालिका और पुलिस ने मिलकर तय की है। इसे प्रायोगिक तौर पर शालीमार, बादशाही कॉर्नर, धुमाल पॉइंट, मेन रोड, शिवाजी रोड, ये वो इलाके हैं जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। इन इलाकों में प्रायोगिक तौर पर इसे शुरू किया गया है और अगर यह सक्सेसफुल रहा तो हो सकता है कि नासिक की देखा देखी बाकी इलाकों में भी ऐसी नीति लागू की जाए। लेकिन यह बड़ी दिलचस्प एक पहल। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, बाजार जाना चाहते हैं, तो घर से बाहर निकलते हुए आपको 5 रुपए का टिकट लेना होगा। समय मिलेगा 1 घंटा। 1 घंटे से ज्यादा देर तक मार्केट में रहे तो 500 का जुर्माना। और अब बात वैक्सीनेशन की। देश में चल रहे कोरोना के वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत आज देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना टीके का दूसरा डोज लिया है। वैक्सीन लेने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज लोगों से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी रखने की भी अपील की है। खासकर जो केसेस बढ़ रहे हैं, इनके संदर्भ में मेरे को फिर से लोगों के साथ ये अपील करनी है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को गंभीरता से लें, उसको लाइटली ना लें और वैक्सीन को लगवाने के काम को जन आंदोलन के रूप में विकसित करने में सहायता करें। और इसी भी जरा देख लेते हैं कि देश में कोरोना के आंकड़े कहां तक पहुंचे हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो पूरे देश में 56,211 नए केसेस सामने आए हैं। 271 लोगों की मौत भी हुई है। देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की बात करें तो यह आंकड़ा 5,40,000 के पार पहुंच चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में नए मामलों में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 40 दिनों में 19 गुना तक केस बढ़ गए हैं और यह सबसे बड़ी चिंता है। वैक्सीनेशन में तेजी है, लेकिन जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं यह स्वास्थ्य अधिकारियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचता हुआ। और अगर आपने भी मोबाइल बिल, बिजली बिल या फिर बाकी किसी यूटिलिटी बिल के पेमेंट के लिए ऑटो डेबिट की सुविधा ले रखी है तो आपको 1 अप्रैल से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 31 मार्च से आरबीआई की एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए नई गाइडलाइंस को लागू करने की डेडलाइन है, लेकिन ज्यादातर बड़े बैंक्स ने इसके लिए खुद को तैयारी नहीं किया, इसके लिए तैयारी नहीं की। अब इसका असर यह होगा कि 1 अप्रैल से डेबिट या क्रेडिट कार्ड से होने वाला ऑटोमेटिक मासिक पेमेंट फेल हो सकता है। क्या यह पूरी खबर और इसके लिए आपके पास विकल्प क्या है, यह समझाने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए। देखिए, 1 अप्रैल से जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस थी एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की, वो लागू हो जाएगी। तो उसका जो असर है वो यूटिलिटी बिल, गैस बिल, मोबाइल बिल, ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन जो आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से लिंक है वहां पर होगा। वो पेमेंट जो है ऑटो डेबिट्स के वो पूरे नहीं हो पाएंगे। एक अनुमान है कि करीब 2000 करोड़ के जो पेमेंट्स हैं वो अटक सकते हैं, क्योंकि बैंकों की जो तैयारी है वो पूरी नहीं है। बैंकों की अपनी अलग दलील है। उनका कहना है कि इससे जो है उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और जो नए रेगुलेशंस में कहा गया है कि जो पेमेंट्स हैं जो आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से लिंक है, वहां पर जिस ड्यू डेट से 5 दिन पहले नोटिफिकेशन भेजना होगा और उस नोटिफिकेशन के अप्रूवल के बाद ही वो पेमेंट पूरा हो सकता है। अगर 5,000 रुपए से ज्यादा का रिकरिंग ऑटो डेबिट है तो वहां पर ओटीपी भी भेजना मैंडेटरी होगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी, जो बैकएंड की तैयारी थी, वो बैंकों के द्वारा और जो कार्ड सर्विस प्रोवाइडर्स है उनके द्वारा पूरी नहीं की गई। तो इसी वजह से लाखों लोगों के जो ऑटो डेबिट पेमेंट्स है अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से वो अटक सकते हैं। हालांकि जो इसका उपाय है कि अगर आप जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पेज पे जाकर अपना भुगतान पूरा कर सकते हैं, या फिर जो आपका ऑटो डेबिट जो है वो यूपीआई ऑटो पे से लिंक है तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए जो ऑटो डेबिट है वहां पर जो है नियम लागू हो जाएंगे 1 अप्रैल से। तो आपके जो यूटिलिटी बिल्स हैं और जो ओटीटी सब्सक्रिप्शंस है वो जो है पूरे नहीं हो पाएंगे। तो ये तमाम जो बैंकिंग से जुड़े ग्राहक हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग शाह इस तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ न्यूज 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दें, देखते रहें जी बिजनेस। नमस्कार।